आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पिछली क्लास में हम लोग ये सीखे कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में दो टाइप के होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। आज हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू समझेंगे। प्रॉफिट, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तीन होते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये तीन अप्रोप्रिएशन होते हैं। अप्रोप्रिएशन मतलब जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि नेट प्रॉफिट होने पर इसको अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैसे इसको यूज किया जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग PS ग्रेवाल की बुक 2000 जो अकाउंट्स की पहली बुक है 2024 के एडिशन में पेज नंबर 1.13 पर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले जरा ये फॉर्मेट समझ लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में बनाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऊपर में पहले फर्म का नाम लिखेंगे अगर दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो उसके नीचे कैपिटल लेटर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, उसके नीचे पीरियड लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, और उसी रो में एक्सट्रीम लेफ्ट में डेबिट और एक्सट्रीम राइट में क्रेडिट लिख देंगे। फिर दोनों साइड में उसके नीचे पर्टिकुलर्स और रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर नेट लॉस हो तो डेबिट साइड में नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन याद रखेंगे कि अगर नेट लॉस ट्रांसफर हुआ है तो कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर बोर्ड में और CUET में इस बात पर फोकस होता है। याद रखेंगे कि जब नेट लॉस होता है तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। नेट प्रॉफिट होने पर ही अप्रोप्रिएशन होता है और उतने का ही अप्रोप्रिएशन होता है जितने का नेट लॉस होता है, उससे ऊपर का नहीं होता है। नेट प्रॉफिट जितना है या तो उससे कम का अप्रोप्रिएशन होगा, उसके बराबर अप्रोप्रिएशन होगा, उसके ऊपर अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। अगर अप्रोप्रिएशन का टोटल नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है तो उन अप्रोप्रिएशंस को आपस में एक रेशियो बना लेते हैं और उसी रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वही अप्रोप्रिएशन होता है। अब जरा समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगला आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है। इसकी जर्नल एंट्री पर भी ध्यान देंगे। एग्जाम में जर्नल पर कमांड होना बहुत जरूरी है। जर्नल पर कमांड होगा उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसकी दो एंट्री करेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर्स पर चार्ज करता है, उसकी एंट्री करते हैं ड्राइंग से अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, चूंकि ये फर्म के लिए एक इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशंस में। अगेन एक बार याद कर लेंगे कि अप्रोप्रिएशंस तीन होंगे। पहला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी जर्नल एंट्री 2 होगी। जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता है या अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है, तब फर्म की बुक में उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूंकि एक अप्रोप्रिएशन है तो एंड ऑफ द ईयर में इसे क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर,
अगला अप्रोप्रिएशन होता है, अगेन फर्म पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पहले प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन में कहा हुआ हो सकता है सैलरी टू द पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, ये सभी एक कैटेगरी में ही आएंगे और सबका ट्रीटमेंट एक सा ही होगा। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर या सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। फिर इस चूंकि ये एक अप्रोप्रिएशन है तो इस अकाउंट को भी क्लोज करने के लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। फिर अगला आइटम होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर क्वेश्चन में कहा हुआ हो कि प्रॉफिट का एक पोर्शन रिजर्व में फर्म ट्रांसफर करता है तो उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अब ये जो रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होता है इसके ट्रीटमेंट के 3 केसेस होते हैं। 3 तरह के इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिए हुए हो सकते हैं कि ट्रांसफर टू रिजर्व एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो फर्स्ट आइटम नेट प्रॉफिट लिखते हैं उसका वो परसेंटेज निकाल लेते हैं। फिर दूसरा ट्रांसफर टू रिजर्व एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्रेडिट के टोटल मतलब क्रेडिट में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टोटल से डेबिट साइड में से पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन को माइनस करेंगे, वो अमाउंट जो होगा उसका परसेंटेज ट्रांसफर टू रिजर्व होगा। और अगर ये कहा हो कि ट्रांसफर टू रिजर्व एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसमें क्लास 11 में जैसे मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करते थे वैसा ही करेंगे कि रफ में पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन को माइनस करेंगे। वो जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होगा, वो सिंपली डिविजिबल प्रॉफिट होगा और उसे रेट ऑफ जो रेट दिया हुआ है ट्रांसफर टू रिजर्व का उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में उसे डिवाइड करेंगे 100 प्लस जो रेट है उससे, जैसे मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करते थे। इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है या सिंपली अब डिविजिबल प्रॉफिट भी कहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहेंगे, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हो तो डिविजिबल लॉस या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आएगा, वो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा ये भी समझ लेंगे, इस पर भी एग्जाम में फोकस होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो याद रखेंगे कि इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ये एक एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एग्जाम में MCQ में इसके ऊपर क्वेश्चन दे देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन डैश दे देंगे और वो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें याद रखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दूसरा, ये पूरे साल के लिए बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं बनता है। इस बात को याद रखेंगे कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही ये बनता है। तीसरा फीचर है कि ये पार्टनरशिप फर्म के केस में ही बनता है, मतलब और किसी टाइप के बिजनेस में, प्रोप्राइटरशिप में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में और किसी टाइप के बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में ही बनता है। अगला फीचर है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल के नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करता है, नेट लॉस का नहीं। नेट लॉस होने पर कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे।
नेट प्रॉफिट होने पर ही अप्रोप्रिएशन होता है और नेट प्रॉफिट तक का ही अप्रोप्रिएशन होता है, या उससे कम का होगा या उसके बराबर होगा। उससे ज़्यादा होने पर अप्रोप्रिएशन का आपस में रेशियो बनाते हैं और उसी रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वही अप्रोप्रिएशन होता है। और लास्ट फीचर है कि पार्टनर जो इसके अंदर के आइटम है जो अप्रोप्रिएशंस हैं उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इसको एक चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे, ऊपर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसे दो पार्ट में बांटेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। याद रखेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर हुआ हो तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है या सिंपली ड्राइंग का हुआ हो क्वेश्चन में तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। अब जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसको भी तीन पार्ट्स में बांट लेते हैं। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उसके नीचे 3 पार्ट्स बनाएंगे, रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग और स्पेशल केसेज। जो रेगुलर ड्राइंग होता है उसके अंदर भी 3 केसेज होंगे। पहला केस होगा मंथली, दूसरा क्वार्टरली, तीसरा सर्टेन पीरियड। और इन तीनों के अंदर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मिडिल ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, मतलब इन तीनों रेगुलर ड्राइंग के केस में 3 केसेज होंगे, उनके अंदर भी 3 केसेज होंगे, मतलब रेगुलर ड्राइंग के अंदर 9 केसेज हो जाएंगे। तो इन 9 केसेज में एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल ड्राइंग्स। याद रखेंगे टोटल ड्राइंग्स, अगर मंथली ड्राइंग है तो मंथली ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली ड्राइंग है तो क्वार्टरली ड्राइंग को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। और सर्टेन पीरियड में जितना 5 मंथ 7 मंथ जो भी कहा है उसको उस पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने पीरियड का टोटल ड्राइंग आ जाएगा। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एवरेज पीरियड पर ध्यान देने की जरूरत है, वो अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जैसे मंथली है तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को होगी और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को होगी। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 12 मंथ्स हुए, प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना हुआ। तो इस तरह से 12 + 1 13 अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज 6.5 आएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर मंथली ड्राइंग है और बिगनिंग ऑफ और मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग हो रहा हो तो मंथ्स आफ्टर ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग जो होगा 11.5 और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग हाफ मंथ होगा, क्योंकि लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को होगी। 15 मार्च से 31 मार्च हाफ मंथ हुए तो 11.5 + 0.5 अपॉन 2 करेंगे तो 6 मंथ एवरेज पीरियड होगा। अगर ड्राइंग एंड ऑफ द मंथ हो तो फिर मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ होगा और मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 होगा। तो 11/2 5.5 इस तरीके से एवरेज पीरियड निकालेंगे। क्वार्टरली को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। अगर क्वार्टरली ड्राइंग है और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा 12, क्योंकि पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के पहले मंथ के पहले डेट को होगी, मतलब 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स हुए तो उसमें 12 लिखेंगे। और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो होगी वो मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो होगा वो लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट, मतलब 1 जनवरी को, और 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स हुए तो 12 + 3 15 अपॉन 2 7.5 मंथ। अगर ड्राइंग क्वार्टर के मिडिल में हो तो पहली ड्राइंग 15 मई को होगी। 15 मई से 31 मार्च तक 10.5 मंथ्स हुए और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग 15 फरवरी से 31 मार्च मतलब 1.5 मंथ। तो इस तरह से 10.5
मंथ्स प्लस 1.5 मंथ 12/2 करने से 6 मंथ एवरेज पीरियड आ जाएगा। अगर ड्राइंग क्वार्टर के एंड में हो तो पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के लास्ट मंथ के लास्ट डेट मतलब 30 जून को होगी और 30 जून से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स हुए और लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ के फर्स्ट डेट मतलब एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च में, तो उसके बाद पीरियड 0 होगा। तो 9/2 4.5 मंथ्स। और सर्टेन पीरियड मतलब सपोज करते हैं कि 5 मंथ्स तक ही कोई पार्टनर कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, तो उसमें भी इसी तरीके से मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो होगा 5 मंथ होगा, प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ होगा, तो 5 + 1 6/2 3 मंथ्स हो जाएगा एवरेज पीरियड 5 मंथ्स के केस में रेगुलर ड्राइंग में। अगर मिडिल हो तो 4.5 + 0.5/2 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मंथ। और एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग हो तो 4 + 0/2 मतलब 2 मंथ्स हो गए। अब यहाँ पर इस केस में आजकल जरा अलग टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, जरा इस बात को भी समझ लेंगे कि एक सर्टेन पीरियड तक ही वो ड्राइंग करता है, लेकिन हमको इंटरेस्ट जो है साल के एंड में लगाना पड़ता है। तो मंथ्स आफ्टर, जैसे कोई पार्टनर 7 मंथ तक पैसे विड्रॉ करता है लेकिन इंटरेस्ट जो है एंड ऑफ द ईयर ही लगाते हैं, उस केस में मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो होगा 12 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ का लगाएंगे और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग लास्ट 7 मंथ के बाद मार्च तक मतलब 5 मंथ का लगाएंगे, मतलब 12 + 5 17/2 इस तरह से होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब आते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो उसका अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा, ड्राइंग का अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा और डेट भी किसी महीने में बिगिनिंग में, किसी महीने में एंड में, इस तरीके से ड्राइंग होगा। तो वैसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को सिंपल मेथड कहते हैं। इस केस में एक चार्ट सा बनाएंगे, एक टेबल सा बनाएंगे जिसके अंदर 4 कॉलम 4 कैप्शंस लिख देंगे। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पीरियड का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर तक का पीरियड लगाएंगे और उसके बाद इंटरेस्ट के अमाउंट में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करके हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे और सारे इंटरेस्ट को टोटल कर लेंगे, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होगा। ये सिंपल मेथड है। अगला मेथड है प्रोडक्ट मेथड में भी 4 कॉलम बनाएंगे। ऊपर में लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसमें 4 कॉलम बनाएंगे। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पीरियड एंड प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो प्रोडक्ट होगा। अब सारे ड्राइंग को उसके पीरियड से मल्टीप्लाई करके सबका प्रोडक्ट निकालते हैं और प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट के टोटल पर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। अब 2 स्पेशल केसेज हैं, वो उस पर क्वेश्चन बड़े कम होते हैं बट एग्जाम में उस पर फोकस ज़्यादा होता है, MCQ वगैरह में वो ज़्यादा पूछते हैं। 2 स्पेशल केसेज हैं। पहला केस है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया हुआ हो, याद रखेंगे मंथ ऑफ ड्राइंग नहीं, क्वार्टर ऑफ ड्राइंग नहीं, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट याद रखेंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया हुआ होता है तो फिर 6 मंथ का, अगर पूरे साल ड्राइंग हुआ है तो 6 मंथ का इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल जैसे पूरे साल में 30,000 विड्रॉ किया तो 30,000 पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। और अगर 2500 करके भी ड्राइंग हुआ है और पूरे साल ड्राइंग हुआ है बट डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे देते हैं कि 2500 रुपीज विड्रॉन एवरी मंथली, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, रेगुलर ड्राइंग के जैसा वो लगने लगता है। लेकिन याद रखेंगे डेट पर ध्यान देने की जरूरत है, मंथ पर नहीं।
तो उस केस में ये एवरेज पीरियड मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे। और सेकेंड स्पेशल केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो एक इस पर इलस्ट्रेशन नंबर 36 है 2024 के एडिशन में। इसमें क्या कहा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद उसमें सफिक्स के जैसा पर एनम नहीं लिखा होता है। अगर इस बात पर स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है, वो रेट देखते हैं और सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगते हैं। ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा इस बात पर ध्यान देंगे इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, कि जब रेट दिया हो तो उसके बाद पर एनम दिया है या नहीं दिया है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर रेट के बाद पर एनम नहीं दिया हो तो फिर हम पीरियड इग्नोर कर देते हैं, जितनी ड्राइंग हो उसी पर उस रेट से इंटरेस्ट निकाल देते हैं, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर कोई 30 मार्च को भी विड्रॉ किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 10% दिया है, नॉट 10% पर एनम, तब भी एक महीने एक दिन की ड्राइंग हो फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारी बातों को ध्यान में अगर रखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। अब